आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारणिक। सारणिक का गणित में क्या उपयोग है, तो इसकी सहायता से हम रैखिक समीकरणों के हलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब समीकरण निकाय के कितने हल होंगे, कोई भी हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे या अद्वितीय हल होगा, इसकी जानकारी हम सारणी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यूह सिद्धांत कहलाता है, मतलब समूह सिद्धांत कहलाता है आव्यूह सारणिक। आव्यूह और सारणिक में क्या अंतर है, तो आव्यूह का मान जैसा कि हम देख चुके हैं, आव्यूह में इसका मान निश्चित पद या राशि नहीं होती, लेकिन सारणिक अगर ऐसा लिखा हो तो इसका प्रसार अगर हम करते हैं तो 4 - 6 मतलब -2, इसका मान एक निश्चित पद या राशि होती है। और एक बड़ा अंतर होता है, सारणिक सदैव वर्गाकार होता है, मतलब इसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या असमान नहीं होगी, लेकिन आव्यूह में स्तंभ और पंक्तियों की संख्या असमान हो सकती है। अब बात करते हैं कि और उपयोग कहाँ है, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर सारणिक का उपयोग होता है। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको उसके उपयोग और समझ में आएंगे। जिस फील्ड में अगर हम जाते हैं उस फील्ड में हमको उसके उपयोग समझ में आएंगे। बहुत सारी चीज़ों में आजकल इसका उपयोग किया जा रहा है। अब हम समझते हैं कि सारणिक होता क्या है, तो हम पढ़ चुके a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो a1b2 नॉट इक्वल a2b1 और इसका इधर पक्षांतर कर दें तो इस व्यंजक को हम क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि का सारणिक कहते हैं, द्वितीय कोटि का सारणिक। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको इस रूप में प्रदर्शित कर देते हैं, मतलब अवयवों को दो स्तंभों के बीच में हम इस प्रकार से रख दें तो ये संरचना क्या कहलाती है, सारणिक कहलाती है। ये सारणिक आया कहां से, तो इसकी चर्चा हम दो इक्वेशन से करते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो इक्वेशन है, a11x प्लस a12y इज इक्वल 0। ये एक रैखिक समीकरण है। दूसरा रैखिक समीकरण हमारे पास है a21x प्लस a22y इज इक्वल 0। ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरण से हम x और y को विलोपित करें तो x और y को विलोपित करने के लिए a11x इज इक्वल समीकरण 1 से हल कर रहे हैं, समीकरण 1 से। तो a11x माइनस a12y, x अपान y की वैल्यू निकाल लें तो माइनस a12 अपान a11। ये समीकरण 1 से आया। समीकरण 2 से भी इसी प्रकार से आ सकता है। समीकरण 2 से अगर हम देखें तो a x अपान y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस a22 अपान a21। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें, x और y को विलुप्त करना है तो तुलना करें, तो तुलना करेंगे तो लेफ्ट इक्वल है इसलिए राइट भी इक्वल होगा। तो माइनस a12 अपान a11 इज इक्वल माइनस a22 अपान a21। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तिर्यक गुणा करें तो a11 a22 इज इक्वल a21 a12। इसका इधर पक्षांतर करें तो a11 a22 माइनस a21 a12 इज इक्वल 0। तो ये जो व्यंजक आया है इसी को हम द्वितीय कोटि का सारणिक कहते हैं। और इसको ऐसे रूप में व्यक्त कर देते हैं, इस व्यंजक को ऐसे रूप में व्यक्त कर देते हैं a11 a12 a21 a22। इसका भी मीन्स है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसलिए हमने अवयव ऐसे लिए हुए हैं। इसका प्रसार क्या होगा, तो इसका प्रसार यही होगा क्योंकि इसको ऐसे रूप में लिखा हुआ है। तो द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार ये होता है, द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार। द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार कैसा होगा, a11 a22 विकर्ण के रूप में तिर्यक गुणा करेंगे, माइनस करके इस प्रकार से तिर्यक गुणा कर देंगे a21 a12। तो ये इस बीजीय व्यंजक को हमने द्वितीय कोटि का सारणिक कहा हुआ है।
तो सारणिक की परिभाषा यही से क्लियर है। सारणिक एक विशिष्ट बीजीय व्यंजक है। सारणिक एक प्रकार का विशिष्ट बीजीय व्यंजक है जिसमें हम अवयवों को दो स्तंभों के रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। अवयवों को दो स्तंभों के बीच में इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। ये रो कहलाती है और ये कॉलम कहलाते हैं। तृतीय कोटि के सारणिक को भी इसी प्रकार समीकरणों की सहायता से, 3 समीकरणों की सहायता से लाया जा सकता है। कोई भी 2 समीकरणों को हल करके, 3 चरों में 3 समीकरण ले, कोई भी 2 समीकरणों को हल करके तीसरे मान रखें तो तृतीय कोटि का सारणिक आ जाता है। हम डायरेक्ट तृतीय कोटि का सारणिक यहाँ देख रहे हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका प्रसार कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं। मतलब किस बीजीय व्यंजक को हमने ऐसा कहा हुआ है तो इस सारणिक का प्रसार, तो सारणिक जो तृतीय कोटि का सारणिक का प्रसार किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष किया जा सकता है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इस सारणिक का प्रसार किया जा सकता है। इसलिए यहाँ लिखना जरूरी होता है कि हम किस पंक्ति या किसी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं R1 मतलब पहली पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं। पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। जब प्रसार करते हैं तो इस चिन्हावली को ध्यान रखें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसको याद कैसे रखें वो बहुत सिंपल है। जहां पंक्ति और स्तंभों का योग सम आ रहा है वहां पर प्लस का चिन्ह लेना है, और जहां पंक्ति और स्तंभों का योग विषम आ रहा है वहां पर माइनस का चिन्ह लेना है। अब अगर हम इसका प्रसार सारणी का प्रसार पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहला अवयव प्लस में होगा, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में। तो A11 जब हम ले रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम जिसमें ये एलिमेंट आ रहा है वो रो और कॉलम छोड़ दें। तो ये रो और कॉलम छोड़ देंगे हम, ये वाली रो और कॉलम, तो बचा वाला इतना भाग, इसको लिख दे A22, A23, A32, A33। माइनस प्लस माइनस प्लस चल रहे हैं तो फिर माइनस आएगा। A12 ये वाला एलिमेंट लिया है तो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, ये रो और कॉलम छूट जाएगा। A21, A31, A23, A33। फिर प्लस A13, तो A13 के लिए देखें तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो छूट जाएगी। A21, A31, A22, A32। अब इस द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार करें। हमने तृतीय कोटि के सारणिक से द्वितीय कोटि का सारणिक लाया, अब द्वितीय कोटि के सारणिक से हम उसको प्रसार करके एक व्यंजक के रूप में ले आते हैं। तो A22, A33 इसका इसमें गुणा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसका इसमें गुणा, मतलब विकर्ण के रूप में गुणा करें माइनस का चिन्ह लगा के। A32, A23, फिर माइनस A12, A21, A33 माइनस A31, A23 इसका इसमें गुणा, फिर माइनस का चिन्ह, इसका इसमें गुणा, फिर प्लस A13, A21, A32 माइनस A31, A32। ये इस पूरे व्यंजक को हम तृतीय कोटि का सारणिक कहते हैं और ऐसा लिखते हैं। तो ये बीजीय व्यंजक जो है वही तृतीय कोटि का सारणिक कहलाता है। तो सारणिक की परिभाषा फिर से मैं बता रहा हूँ। सारणिक एक विशिष्ट बीजीय व्यंजक है। सारणिक एक विशिष्ट बीजीय व्यंजक है जिसमें अवयवों को दो स्तंभों के बीच में पंक्तियों और कॉलम के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाता है। ये सदैव वर्गाकार ही होता है, आयताकार रूप में नहीं पाया जाएगा। मतलब इसमें रो और कॉलम बराबर ही होंगे। यदि हम
इस पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना चाहें तो पहला अवयव माइनस में आएगा, दूसरा प्लस में आएगा, तीसरा माइनस में आएगा। ये चीज ध्यान रखें। सहखंड और उपसारणिक के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उपसारणिक, उपसारणिक किसको कहते हैं? तो उपसारणिक मतलब जैसे हम बोलते हैं उप इकाई, मतलब इकाई का कुछ भाग, वैसे उपसारणिक भी सारणिक का एक भाग होता है। तो एक भाग मतलब वो स्वयं भी सारणिक ही होगा, क्योंकि एक भाग होगा मतलब एक सारणिक होगा। तो उपसारणिक एक ऐसा सारणिक होता है, उपसारणिक एक ऐसा सारणिक होता है जो उस अवयव में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देने पर प्राप्त होता है। किसी भी अवयव का उपसारणिक, किसी भी अवयव का उपसारणिक एक ऐसा सारणिक होता है जो उस अवयव में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देने पर प्राप्त होता है। फिर से ध्यान से सुनेंगे। सारणिक के किसी भी अवयव का उपसारणिक एक ऐसा सारणिक होता है जो उस अवयव में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देने पर प्राप्त होता है। तो अगर A11 का उपसारणिक चाहिए है, A11 का उपसारणिक, तो A11 का उपसारणिक मतलब A11 में जो पंक्ति आ रही है और जो स्तंभ आ रहा है उनको छोड़ दें, तो बचा वाला जो पद है ये उपसारणिक कहलाएगा। A11 का उपसारणिक, ये पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दे तो बचा वाला भाग उपसारणिक कहलाएगा। ऐसे किसी भी अवयव का उपसारणिक हम निकाल सकते हैं। हम सहखंड देख रहे हैं। सहखंड क्या होता है? तो उचित चिन्ह के साथ उस अवयव का उपसारणिक। तो सहखंड क्या होता है? सहखंड उचित चिन्ह के साथ उस अवयव के उपसारणिक के बराबर होता है। मतलब किसी अवयव का सहखंड उचित चिन्ह के साथ उस अवयव के उपसारणिक के बराबर होता है। मतलब अगर हम A11 का ये सूत्र भी देख सकते हैं हम, किसी अवयव का सहखंड उचित चिन्ह के लिए हम क्या लिखते हैं? -1 की पावर पंक्ति प्लस स्तंभ, -1 की घात पंक्ति प्लस स्तंभ गुणित उस अवयव का उपसारणिक। -1 की घात पंक्ति प्लस स्तंभ गुणित उस अवयव का उपसारणिक। ये किसी अवयव का सहखंड हो गया। सहखंड को कैपिटल A से शो करते हैं। अगर हम A12 देखें, A12 मतलब इसका सहखंड, A12 का सहखंड कैपिटल A12 कहलाएगा। तो -1 की घात पंक्ति प्लस स्तंभ, तो पंक्ति कौन सी है? पहली, और स्तंभ कौन सा है? दूसरा, 1 + 2, और गुणित उस अवयव का उपसारणिक। तो इस अवयव का उपसारणिक क्या होगा? इस अवयव के बारे में देखें तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। उपसारणिक क्या आएगा? A21, A23, A31, A33। अगर इसको प्रसारित करें तो -1 की घात 3 मतलब -1 यानी माइनस A21, A33 माइनस A31, A23। ये सहखंड हो गया। किसी भी अवयव का सहखंड उचित चिन्ह के साथ उस अवयव के उपसारणिक के बराबर होता है। अब कई बार हमको ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्ट प्रसार ना करके सहखंड निकालिए और सहखंड के रूप में उसका प्रसार कीजिए। तो सारणी का सहखंड के रूप में प्रसार कैसा होगा वो हम देखें। तो सहखंड के रूप में प्रसार, सारणी का पहली पंक्ति के अवयवों के सहखंड के रूप में प्रसार। सारणी का पहली पंक्ति के अवयवों के सहखंड के रूप में प्रसार। तो हम देखें यहां पर A12 का मान माइनस में आया। A12 का मान
ये क्या होता है, ये उप सारणिक होता है माइनस चिन्ह के साथ। तो हम माइनस चिन्ह के साथ इसका मान कितना रख देंगे, माइनस चिन्ह के साथ इसका मान रखेंगे -a12 a21 a33 माइनस a31 a23। तो इसकी वैल्यू कितनी आई -a12, यहाँ से निकाली जाएगा। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकाले हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -a12। तो प्रसार में a11 कैपिटल A12 का मतलब क्या है, सवखंड। तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, इसलिए ये भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए प्लस प्लस का चिन्ह था तो जैसा का वैसा रहेगा। ये माइनस में आता था प्रसार करने पर, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस आता था, लेकिन इसका मान काय में आ रहा है, उप सारणिक का मान काय में आ रहा है माइनस में A12 सवखंड के रूप में। तो ये प्लस हो जाएगा A12 ये सवखंड है कैपिटल वाले, और प्लस A13 तो याद रखें सवखंड के रूप में जब प्रसार करेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करें ये वाली वैल्यू तो माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, इसलिए सवखंड के रूप में जब प्रसार होगा तो ऐसा होगा, और उपसारणिक के रूप में जब प्रसार होगा तो ऐसा होगा। सारणिक में कई बार संख्याएं काफी बड़ी हो जाती है, तो सारणिक को हल करने के लिए कुछ नियम भी हैं। प्रसार काफी लंबा हो जाता है, लंबा होने पर उसके गुणनखंड निकालना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है, इसलिए सारणिकों को सुविधाजनक तरीके से हल कर सके उसके लिए कुछ गुणधर्म होते हैं। तो हम पहला गुणधर्म पढ़ रहे हैं, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ पूरी तरह से शून्य है तो सारणी का मान बिना प्रसार किए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के कोई भी एक पंक्ति या कोई भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर ये सारणी है हमारे पास, यदि हम इसको प्रसार करें, प्रसार कैसे करेंगे तो 1 ये रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा, विकर्ण के रूप में गुणा करें 3 चौक 12 और 7 35 प्लस माइनस प्लस R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष तो -3 ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, 4 एकम 4 ऋण 25 धन 5 ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, 7 एकम 7 ऋण 3 25 15 तो कितना जाएगा 35 में से 12 गए 23 ऋण 25 में से 4 गए 21 ऋण 21 का 3 में गुणा 21 63 और ये बचेगा ऋण 8 ऋण 8 25 40 और 23 जुड़ के ऋण 63 धन 63 मतलब 0। तो ये भी नियम है कि दो रो समान हो, दो रो के सभी एलिमेंट समान हो, दो कॉलम के सभी एलिमेंट समान हो, मतलब कोई भी दो या कोई भी दो कॉलम कोई भी दो रो यानी दो पंक्तियां दो स्तंभ के कोई भी दो पंक्तियां दो स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। क्लियर है, दो पंक्तियां दो स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। फिर सारणी में यह स्थिति होती है कि हम इस सारणी का यदि मान निकालना चाहें इस सारणी का मान निकालें तो इस सारणी का मान कितना आएगा 3 - 1 -3 प्रसार कर रहे हैं R1 के सापेक्ष तो यह जाएगा 6 - 4 प्लस 5 ये छूट जाएगा 2 ऋण 4 तो कितना जाएगा 2 एकम 2 ऋण 3 दूनी 6 और धन ऋण 10 कितना जाएगा ऋण 16 में से 2 गए ऋण 14। इस सारणी का मान कितना आया ऋण 14। यदि हम रो को कॉलम में चेंज कर दें, रो को कॉलम में चेंज कर दें, जितनी रो है सारे को कॉलम में लिख दें, नया सारणी हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 2 1 1 4 1 3। हमने क्या किया हुआ है
जो रो थी उसको कॉलम में बदल दिया है। अब सारणी का मान देखे 1, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 3 -1 -2 ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये रो और कॉलम छूट जाएगा, 3 3 9 ऋण 5 धन 4, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, 3 ऋण 5। सॉल्व करें इसको तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और ऋण 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 16 में से 2 गए ऋण 14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सुविधाएं हैं हमारे पास। हम सारणी को कैसे सरल करते हो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, हमारी जो समस्या है उस पर डिपेंड करता है। कुछ नियम सॉल्व बचे हुए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।